अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का टॉपिक सिर्फ पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस का टॉपिक नहीं है। ये पानी, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिसिटी, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल लॉ और नेशनल सर्वाइवल का टॉपिक है। बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी क्राइसिस 2026 को। आज हम 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे। नंबर 1, क्या इंडिया लीगली इंडस वाटर्स ट्रीटी को सस्पेंड कर सकता है? नंबर 2, क्या इंडिया फिजिकली पाकिस्तान का पानी रोक सकता है? एंड नंबर 3 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या पाकिस्तान का असली थ्रेट सिर्फ इंडिया है या पाकिस्तान की अपनी वाटर मिसमैनेजमेंट भी उतनी ही डेंजरस है? सो इमेजिन अ सिचुएशन कि एक ऐसी जंग जहां पहला मिसाइल फायर ना हुआ हो, कोई फाइटर जेट बॉर्डर क्रॉस ना करे, कोई सोल्जर फॉरवर्ड पोजीशन पर मूव ना करे, लेकिन फार्मर्स को वक्त पर पानी भी ना मिले, व्हीट और कॉटन की सोइंग डिस्टर्ब हो जाए, हाइड्रो पावर जनरेशन डिक्लाइन करने लगे, फूड प्राइसेस इंक्रीज हों, प्रोविंसेस एक दूसरे पर वाटर थेफ्ट के एलिगेशंस लगाना शुरू कर दें और मिलियंस ऑफ पीपल को ये अनसर्टेनिटी हो कि अगले सीजन में उनके पास कितना पानी अवेलेबल होगा। तो इनफैक्ट ये एक कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी, ये हाइड्रोलॉजिकल कोअर्जन होगी। और इसीलिए इंडस वाटर ट्रीटी को सिर्फ एक डिप्लोमेटिक डिसएग्रीमेंट समझना सीरियस मिस्टेक है। पाकिस्तान का फूड सिस्टम, इरिगेशन, इकोनॉमी, हाइड्रो पावर, रूरल एम्प्लॉयमेंट और इंटर प्रोविंशियल स्टेबिलिटी इंडस बेसिन से लिंक्ड है। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2025-2026 के मुताबिक एग्रीकल्चर पाकिस्तान के जीडीपी का अप्रॉक्सीमेटली 23.4% और टोटल एम्प्लॉयमेंट का 33.1% प्रोवाइड करता है। इसलिए रिवर फ्लोज में अनसर्टेनिटी सिर्फ फार्मर्स को नहीं, पूरी नेशनल इकोनॉमी को इफेक्ट करेगी। इंडिया का अपस्ट्रीम एडवांटेज पाकिस्तान के लिए एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी है, लेकिन पुअर स्टोरेज, इनएफिशिएंट इरिगेशन, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन और वीक कोऑर्डिनेशन पाकिस्तान की इंटरनल वल्नरेबिलिटीज हैं। नाउ important question arises that why this topic matters for CSS and PMS. CSS और PMS एस्पायरेंट्स के लिए ये एक्सेप्शनली हाई वैल्यू टॉपिक है। करंट अफेयर्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, लाइक critically evaluate the implications of India's decision to hold the Indus Water Treaty in abeyance. पाकिस्तान अफेयर्स में ये इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, नेशनल इंटीग्रेशन, एग्रीकल्चर और फेडरलिज्म से लिंक्ड है। इंटरनेशनल रिलेशंस में ये अपर राइपेरियन एंड लोअर राइपेरियन एसिमेट्री, स्ट्रेटेजिक कोअर्जन, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी और रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स की केस स्टडी की फॉर्म में आ सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल लॉ में ये ट्रीटी ऑब्लिगेशंस, पैक्टा सुन सर्वेंडा, यूनिलैटरल सस्पेंशन, आर्बिट्रेशन और पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से रिलेटेड है। गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एनवायरमेंटल साइंस और इसके अलावा ऐसे पेपर में भी इस टॉपिक को डिफरेंट एंगल से पूछा जा सकता है। एग्जामिनर को सिर्फ इसमें ट्रीटी की हिस्ट्री नहीं चाहिए, बल्कि एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि कैंडिडेट लीगल राइट्स, फिजिकल ज्योग्राफी, स्ट्रेटेजिक पावर और गवर्नेंस कैपेसिटी के दरमियान डिफरेंस समझता है या नहीं। Now let's come to the latest developments. Let's come to the crisis 2026. Latest crisis का formal trigger 23 अप्रैल 2025 में आया। पहलगाम अटैक के बाद इंडिया की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अनाउंस किया कि द इंडस वाटर्स ट्रीटी ऑफ 1960 विल बी हेल्ड इन अबेयंस विद इमीडिएट इफेक्ट। और ये पोजीशन उस वक्त तक कंटिन्यू करेगी जब तक, अकॉर्डिंग टू इंडिया, पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की सपोर्ट को क्रेडिबली और इररिवोकेबली अबेंडन नहीं करता। पाकिस्तान ने इस डिसीजन को रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि इंडस वाटर्स ट्रीटी एक बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है और इसमें यूनिलैटरल सस्पेंशन या अबेंस का मैकेनिज्म प्रोवाइडेड नहीं। पाकिस्तान ने ये भी डिक्लेयर किया कि अपने ट्रीटी एलोकेटेड वाटर्स को रोकने या डाइवर्ट करने की अटेम्प्ट को सीरियस हॉस्टाइल एक्शन समझा जाएगा। लेकिन 2025 के बाद लीगल सिचुएशन और भी कॉम्प्लेक्स हो गई। जून 2025, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशंस कॉम्पिटेंस अवार्ड। On June 27th, 2025, the Court of Arbitration constituted under the treaty ruled that India's unilateral abeyance announcement could not deprive the court of its competence over an already initiated dispute. बेसिकली कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ट्रीटी के टर्म्स यूनिलैटरल अबेंस या सस्पेंशन प्रोवाइड नहीं कर। ट्रीटी अपने टर्म्स के मुताबिक उस वक्त तक कंटिन्यू करेगी जब तक इंडिया और पाकिस्तान म्यूचुअल कंसेंट से इसे टर्मिनेट ना करें। August 2025 General Interpretation Award. In August 2025, the court addressed broader treaty interpretation concerning Indian run-of-the-river hydroelectric projects. कोर्ट की बेसिक इंटरप्रेटिव अप्रोच ये थी कि वेस्टर्न रिवर्स के वाटर्स को पाकिस्तान के अनरिस्ट्रिक्टेड यूज के लिए फ्लो करना जनरल रूल है, जबकि इंडिया को ट्रीटी में अलाउड एक्सेप्शंस सच एज लिमिटेड हाइड्रो पावर यूज,
स्ट्रिक्टली ट्रीटी कंडीशंस के मुताबिक एक्सरसाइज करने होंगे। May 2026 Maximum Pondage Award. On 15th May 2026, the court issued another important award concerning maximum pondage in Indian run-of-the-river hydroelectric projects. Pondage से मुराद वो लिमिटेड ऑपरेशनल वाटर वॉल्यूम है जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शॉर्ट टर्म इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन रिक्वायरमेंट्स के लिए रेगुलेट कर सकता है। कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि मैक्सिमम पॉन्डेज रियलिस्टिक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड पर बेस्ड हो, इन्फ्लेटेड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के थ्रू आर्टिफिशियली इंक्रीज ना किया जाए, टेक्निकली डिफेंसिबल प्रोजेक्शंस से जस्टिफाई हो और एनवायरमेंटल फ्लॉज को सिग्निफिकेंट हार्म से प्रोटेक्ट करें। दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज पॉन्डेज की क्वांटिटी इंडिया की शॉर्ट टर्म रिवर फ्लो रेगुलेशन कैपेसिटी को अफेक्ट कर सकती है। अब इस पे इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है? इंडिया ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को इलीगली कॉन्स्टिट्यूटेड कहकर उसकी जुरिस्डिक्शन और अवार्ड्स रिजेक्ट किए हैं। इंडिया की पोजीशन है कि ट्रीटी अबेंस में है और इंडिया ट्रीटी ऑब्लिगेशंस परफॉर्म करने का पाबंद नहीं, और इंडिया ने न्यूट्रल एक्सपर्ट प्रोसेस को प्रेफर्ड रूट के तौर पे सपोर्ट किया है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सिचुएशन इन जुलाई 2026, एज ऑफ 3 जुलाई 2026 इंडिया ने ऑफिशियली रीअफर्म किया कि ट्रीटी अबेंस में रहेगी जब तक पाकिस्तान की अलेज सपोर्ट फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के हवाले से इंडिया की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। पाकिस्तान ने 30 जून 2026 को इस्लामाबाद में इंटरनेशनल सेमिनार कंडक्ट किया जहां ट्रीटी को रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी का इंस्ट्रूमेंट डिस्क्राइब किया गया और वाटर वेपनाइजेशन के अगेंस्ट वार्निंग दी गई। देयरफॉर 2026 में सिचुएशन को हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। डी जोर पाकिस्तान और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के मुताबिक ट्रीटी वैलिड एंड ऑपरेटिव है। पॉलिटिकली एंड ऑपरेशनली इंडिया ट्रीटी को अबेंस में ट्रीट कर रहा है। इंस्टीट्यूशनली फॉर्मल कॉपरेशन, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट स्फीयर प्रेशर में है। यानी ये कहा जा सकता है कि ट्रीटी फॉर्मली डिसअपियर नहीं हुई लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्राइसिस में है। अब हम आते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ। पार्टीशन एंड द 1948 वाटर क्राइसिस। 1947 में ब्रिटिश इंडिया डिवाइड हुआ, लेकिन रिवर्स और कैनाल्स नेचुरल डिवाइड नहीं हो सकते थे। पंजाब का इंटीग्रेटेड इरिगेशन सिस्टम 2 सोवरेन स्टेट्स में स्प्लिट हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट कैनाल हेडवर्क्स इंडिया में रह गए जबकि उनसे इरिगेटेड एग्रीकल्चरल लैंड पाकिस्तान में थी। अप्रैल 1948 में वाटर सप्लाईज का डिसरप्शन हुआ। इस इंसिडेंट ने पाकिस्तान को इमीडिएटली रियलाइज करवाया कि अपर राइपेरियन कंट्रोल नेशनल सर्वाइवल के लिए स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी बन सकता है। पाकिस्तान की न्यूली इस्टेब्लिश्ड इकोनॉमी ओवरवेलमिंगली एग्रीकल्चरल थी। देयरफॉर वाटर डिस्प्यूट लैंड या बाउंड्री डिस्प्यूट से कम इम्पॉर्टेंट नहीं था। 1950s में वर्ल्ड बैंक ने मीडिएशन स्टार्ट की। ऑलमोस्ट 9 years की निगोसिएशंस के बाद एग्रीमेंट फाइनलाइज हुआ। इंडस वाटर्स ट्रीटी 19 सितंबर 1960 को कराची में साइन हुई। पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट अयूब खान, इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और वर्ल्ड बैंक ट्रीटी प्रोसेस में सिग्नेटरी थे। ट्रीटी ने रिवर वाटर को प्रोपोर्शनेटली शेयर करने के बजाय प्राइमरीली रिवर्स को डिवाइड कर दिया। इंडिया को ईस्टर्न रिवर्स एलोकेट की गई जिसमें रावी, ब्यास और सतलुज शामिल है। पाकिस्तान को वेस्टर्न रिवर्स के वाटर्स पर प्रिंसिपल राइट्स दिए गए जिसमें इंडस, जेहलम और चनाब इंक्लूडेड हैं। हाउएवर, इंडिया को वेस्टर्न रिवर्स पर सर्टेन लिमिटेड यूजेस अलाउड हैं, लाइक डोमेस्टिक यूज, नॉन कंजम्पटिव यूज, स्पेसिफाइड एग्रीकल्चरल यूज, रन ऑफ द रिवर हाइड्रोइलेक्ट्रिक जनरेशन एंड limited storage subject to detailed treaty restrictions. Therefore, it is incorrect to say कि इंडिया वेस्टर्न रिवर्स को बिल्कुल टच नहीं कर सकता। करेक्ट फॉर्मुलेशन ये है, इंडिया may use the western rivers only within carefully defined treaty limits. ईस्टर्न रिवर्स पर पाकिस्तान की अर्लियर डिपेंडेंस रिप्लेस करने के लिए इंडस बेसिन डेवलपमेंट फंड क्रिएट हुआ। पाकिस्तान ने सब्सिक्वेंटली मेजर रिप्लेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया, including Mangla Dam, Tarbela Dam, link canals, barrages, irrigation distribution infrastructure बनाए गए। Now the question arises, why was the treaty considered successful? इसलिए क्योंकि treaty 1965 war, 1971 war, कारगिल conflict, repeated military crisis, diplomatic breakdowns के बावजूद largely operational रही। इसलिए इसे conflict resilient water treaty कहा जाता था। लेकिन 2025-2026 क्राइसिस
पहली दफा ट्रीटी के कॉन्टिन्यूड पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस को डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द ट्रीटी मैकेनिज्म्स। ट्रीटी डिस्प्यूट्स को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करती है। नंबर 1, क्वेश्चंस। रूटीन टेक्निकल या इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चंस पहले परमानेंट इंडस कमीशन में डिस्कस होते हैं। कमीशन में इंडिया और पाकिस्तान के रिस्पेक्टिव इंडस कमिश्नर्स होते हैं। कमीशन ट्रेडिशनली डेटा एक्सचेंज, प्रोजेक्ट नोटिफिकेशंस, इंस्पेक्शंस, टेक्निकल कम्युनिकेशन और डिस्प्यूट प्रिवेंशन का फोरम रहा है। नंबर 2, डिफरेंसेस। सर्टेन टेक्निकल डिफरेंसेस, पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग डिज़ाइन क्वेश्चंस, न्यूट्रल एक्सपर्ट को रेफर किए जाते हैं। न्यूट्रल एक्सपर्ट यूजुअली हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर होता है। नंबर 3, डिस्प्यूट्स। ब्रॉडर लीगल एंड इंटरप्रिटेशनल डिस्प्यूट्स कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को रेफर किए जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया और पाकिस्तान ने कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डिसएग्रीमेंट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में कैरेक्टराइज किया है। पाकिस्तान कहता है कि कुछ इश्यूज ट्रीटी इंटरप्रिटेशन के लीगल डिस्प्यूट्स हैं, ऑल्दो इंडिया आर्ग्यू करता है कि वो टेक्निकल डिफरेंसेस हैं और न्यूट्रल एक्सपर्ट को डिसाइड करने चाहिए। वर्ल्ड बैंक ने 2022 में न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन दोनों अपॉइंटमेंट प्रोसेसेस को प्रोसीड करवाया। वर्ल्ड बैंक ऑफिशियली कहता है कि ट्रीटी के अंडर उसका रोल लिमिटेड और प्रोसीजरल है, मेनली स्पेसिफाइड अपॉइंटमेंट्स और प्रोसीजरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तक। स्टूडेंट्स मस्ट रिमेंबर दिस important point. The World Bank facilitated the architecture, but it is not an enforcement authority capable of compelling either nuclear state to comply. Okay, so next question that arises is, can India actually stop Pakistan's water? इस क्वेश्चन का सिंपल yes या no आंसर इनकम्प्लीट होगा। इसे हम 4 डायमेंशंस में अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इमीडिएट फिजिकल कैपेसिटी। इंडिया पाकिस्तान की तरफ फ्लो करने वाला तमाम वेस्टर्न रिवर्स का पानी ओवरनाइट एक टैप की तरह क्लोज नहीं कर सकता। इंडस सिस्टम के रिवर वॉल्यूम्स बहुत मैसिव हैं। इंडिया को ह्यूज स्टोरेज रिजर्वायर्स, डाइवर्जन कैनाल्स, टनल्स और इंटरबेसिन ट्रांसफर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। राउटर्स के मुताबिक इंडिया के पास प्रेजेंटली इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी नहीं कि वो वेस्टर्न रिवर्स का कंप्लीट फ्लो इमीडिएटली स्टॉप या डाइवर्ट कर सके। Therefore, an overnight total water blockade is physically unrealistic. Second point, operational leverage. Complete blockage और short term regulation अलग चीज़ें हैं। Hydropower projects, reservoir filling, pondage and operational releases के through limited periods में flow timing influence कर सकते हैं। Such influence is particularly sensitive during low flow seasons, sowing periods, reservoir filling, drought conditions, फ्लड इवेंट्स। पाकिस्तान का कंसर्न टोटल एनुअल वाटर क्वांटिटी के अलावा टाइमिंग और प्रिडिक्टेबिलिटी भी है। फार्मर को सिर्फ टोटल ईयरली वाटर नहीं चाहिए, उसे क्रॉप साइकिल के स्पेसिफिक स्टेज पर पानी चाहिए। थर्ड पॉइंट, इंफॉर्मेशन लेवरेज। हाइड्रोलॉजिकल डेटा भी स्ट्रेटेजिक रिसोर्स है। टाइमली इंफॉर्मेशन कंसर्निंग रिवर फ्लोज, डैम फिलिंग, रेनफॉल, स्नो मेल्ट, फ्लड डिस्चार्जेस, एमरजेंसी रिलीजेस, डाउनस्ट्रीम फ्लड प्रिपरेशन और एग्रीकल्चरल प्लानिंग के लिए एसेंशियल होती हैं। डाटा शेयरिंग डिक्लाइन होने से पाकिस्तान को फ्लड वार्निंग, रिजर्वायर मैनेजमेंट और क्रॉप प्लानिंग में अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ सकती है, इवन व्हेन टोटल फ्लो रिमेन्स अनचेंज्ड। नंबर 4, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लेवरेज। लॉन्ग टर्म में इंडिया एडिशनल स्टोरेज, हाइड्रो पावर कैपेसिटी और डाइवर्जन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके ग्रेटर ऑपरेशनल लेवरेज एक्वायर कर सकता है। However, such projects are expensive, technically complex, geographically difficult, time-consuming, environmentally controversial, and legally disputed. Therefore, the accurate answer is India cannot presently shut down the entire Indus system overnight, but it can potentially increase uncertainty, reduce institutional cooperation, and gradually expand its capacity to regulate the timing of flows. That distinction can earn marks in a CSS answer. अब हम कुछ स्टैट्स की तरफ आ जाते हैं और पाकिस्तान की वाटर डिपेंडेंस को नंबर्स में समझने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के मुताबिक पाकिस्तान के वेस्टर्न और ईस्टर्न रिवर सिस्टम से एवरेज एनुअल फ्लॉज अप्रॉक्सीमेटली 138.4 मिलियन एकड़ फीट हैं। इंडस बेसिन इरिगेशन सिस्टम दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इरिगेशन नेटवर्क्स में से एक है and is officially described as the 4th largest contiguous irrigation network. System में approximately 64,000 kilometers of canals हैं,
It irrigates around 47 million acres of land. System contains 19 barrages and 12 inter-river link canals. Tarbela, Mangla and Chashma की combined live storage capacity approximately 13.44 million acre feet है. ग्राउंड वाटर एग्रीकल्चर को अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलियन एकड़ फीट एनुअली कंट्रीब्यूट करता है. पर कैपिटा एनुअल वाटर अवेलेबिलिटी 1000 क्यूबिक मीटर्स से बिलो फॉल कर चुकी है. कंबाइंड लाइव स्टोरेज ऑफ 13.44 मिलियन एकड़ फीट एवरेज एनुअल रिवर इनफ्लो का रफली 1/10 रिप्रेजेंट करता है. ये कंपैरिजन परफेक्ट हाइड्रोलॉजिकल मेजर नहीं, लेकिन ये पाकिस्तान की लिमिटेड बफरिंग कैपेसिटी को इलस्ट्रेट करता है. फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 2026 में टोटल सरफेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अप्रॉक्सीमेटली 92 मिलियन एकड़ फीट रिकॉर्ड हुई, जो एवरेज सिस्टम यूजेज ऑफ 103.5 मिलियन एकड़ फीट से 11.1% लोअर थी. ये नंबर शो करते हैं कि पाकिस्तान का वाटर प्रॉब्लम फ्यूचर थ्रेट नहीं, पाकिस्तान ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहा है. अगर इस एग्जिस्टिंग स्कार्सिटी के ऊपर एक्सटर्नल अनसर्टेनिटी ऐड हो जाए तो नेशनल वल्नरेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाती है. नाउ व्हाई दिस ट्रीटी मैटर्स टू पाकिस्तान. नंबर 1, एग्रीकल्चर. पाकिस्तान की मेजर क्रॉप्स वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन, फॉडर इरिगेटेड वाटर पर हाईली डिपेंडेंट है. फ्लो टाइमिंग डिस्टर्ब होने से सोइंग डिले हो सकती है, क्रॉप यील्ड्स डिक्लाइन कर सकती हैं, फार्मर्स ग्राउंड वाटर पंपिंग इंक्रीज करेंगे, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट्स राइज करेंगी, एग्रीकल्चरल डेट इंक्रीज होगा. नंबर 2, फूड सिक्योरिटी. लोअर प्रोडक्शन से वीट एंड फूड इंपोर्ट्स राइज करेंगी, फॉरेन एक्सचेंज प्रेशर इंक्रीज होगा, फूड इन्फ्लेशन इंटेंसिफाई होगी, पुअर हाउस होल्ड्स डिस्प्रपोर्शनेटली अफेक्ट होंगे. देयरफॉर वाटर इनसिक्योरिटी अल्टीमेटली न्यूट्रिशन और ह्यूमन सिक्योरिटी का इशू बन सकती है. नंबर 3, टेक्सटाइल एंड एक्सपोर्ट्स. कॉटन वाटर लिंकेज टेक्सटाइल सेक्टर को अफेक्ट करता है. अगर डोमेस्टिक कॉटन प्रोडक्शन डिक्लाइन करे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक्सपेंसिव इंपोर्टेड कॉटन यूज़ करनी पड़ेगी. इससे इंपोर्ट बिल, प्रोडक्शन कॉस्ट्स, एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस अफेक्ट होंगी. नंबर 4, एनर्जी सिक्योरिटी. तरबेला, मंगला और बाकी हाइड्रो पावर फैसिलिटीज रिवर फ्लोज से लिंक्ड हैं. रिड्यूस्ड और अनप्रिडिक्टेबल फ्लोज हाइड्रो पावर प्लानिंग अफेक्ट कर सकते हैं. हाइड्रो पावर शॉर्टफॉल को थर्मल जनरेशन से रिप्लेस करना पड़े तो इंपोर्टेड फ्यूल डिमांड इंक्रीज करना पड़े तो इट वुड लीड टू इंपोर्टेड फ्यूल डिमांड इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कॉस्ट राइजेस एंड सर्कुलर डेट प्रेशर विच विल वर्सन. नंबर 5, फेडरलिज्म. वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू है. पंजाब अपस्ट्रीम इरिगेशन डिमांड रखता है, सिंध डाउनस्ट्रीम शॉर्टेजेस और इंडस डेल्टा फ्लोज के हवाले से कंसर्न रेज करता है. खैबर पख्तूनख्वा हाइड्रो पावर एंड वाटर यूज इंटरेस्ट डिमांड करता है और बलूचिस्तान अपना एलोकेटेड शेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस को बार बार हाईलाइट करता है. एक्सटर्नल फ्लो अनसर्टेनिटी इंटरनल प्रोविंशियल मिसट्रस्ट को इंटेंसिफाई कर सकते हैं. नंबर 6, ecological security. Reduced fresh water reaching the lower Indus and Delta can contribute to seawater intrusion, soil salinity, mangroves stress, loss of agricultural land, and displacement of Delta communities. Therefore, we can say that treaty security is also environmental security. Now, in terms of international law, can the treaty be suspended unilaterally? Let's discuss. International law का basic principle है pacta sunt servanda, which means agreements must be performed in good faith. Indus Waters Treaty का Article 12 broadly provide करता है कि treaty continue करेगी जब तक इंडिया और पाकिस्तान किसी और duly ratified treaty के थ्रू इसे terminate ना करें. Treaty explicitly unilateral abeyance का procedure provide ही नहीं करती. इसी इंटरप्रिटेशन को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने जून 2025 के सप्लीमेंटल अवार्ड में एंडोर्स किया. कोर्ट ने कंक्लूड किया कि यूनिलैटरल एक्शन से कोर्ट की एग्जिस्टिंग कॉम्पिटेंस डिफीट नहीं की जा सकती. हाउएवर, फॉर बैलेंस्ड CSS एनालिसिस इंडिया का पॉसिबल लीगल और पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट भी एक्सप्लेन करना होगा. इंडिया में आर्ग्यू दैट circumstances since 1960 have fundamentally changed. Cross-border terrorism constitutes a grave security concern.
treaty structures are outdated, climate, population, and energy demands have transformed. Cooperation cannot continue without minimum political trust. Pakistan's counter argument is river water rights cannot be made conditional upon unrelated political allegations. Treaty provides its own dispute settlement system. National security claims do not automatically cancel treaty obligations. Unilateral suspension would undermine the stability of all international agreements. Treaty modification requires mutual negotiation, not coercive announcement. The best analytical conclusion is India's abeyance decision has created a political and operational reality, but its legality remains strongly contested under the treaty text and has been rejected by the treaty based Court of Arbitration. At the same time, a legal ruling is not the same as practical enforcement. Court awards may be legally binding within the treaty framework, but the system has no independent police or enforcement arm. India's rejection of the court therefore exposes the gap between international law and geopolitical power. Now let's come towards India's case versus Pakistan's case. A high quality CSS answer should not sound like a political speech. Rather, it should present both sides before reaching at a reasoned conclusion. Now, what is India's position in this regard? India basically argues that Pakistan has used treaty mechanisms to delay legitimate Indian projects. Run of the river hydropower on western rivers is expressly permitted. Jammu and Kashmir has not received sufficient developmental benefit. The treaty was negotiated under 1950s conditions. Current population, climate, and energy requirements are different. Bilateral cooperation cannot remain insulated from terrorism and national security. India has also rejected the Court of Arbitration's legitimacy and supported the neutral expert process for technical questions. Now, coming towards Pakistan's position, Pakistan basically argues that the treaty is binding and has no unilateral suspension clause. The western rivers are the backbone of its food and water security. Indian project design must remain within treaty limitations. Unrestricted gate spillways and excessive pondage may create operational control. Water cannot legally or morally be used as coercive leverage. Security disputes must be handled through other mechanisms. And destruction of treaty regime could destabilize two nuclear armed states. So coming towards the balanced assessment, India possesses the geographical advantage of an upper riparian state. Pakistan possesses a comparatively stronger treaty text argument. India has greater material capacity, whereas Pakistan has higher dependence. India can generate uncertainty, while Pakistan can internationalize the legal and humanitarian consequences. This produces an asymmetric situation. India has upstream leverage, while Pakistan has downstream dependence and treaty based legal protection. Another important aspect of this topic is climate change as a threat multiplier. Climate change does not simply mean less water. Its more dangerous effect is greater variability and unpredictability. So, Indus Basin may experience altered snowmelt timing, changing glacier behavior, irregular monsoon rainfall, more intense floods, prolonged droughts, higher temperatures and crop water demand, reservoir sedimentation, and groundwater stress. Early glacier and snowmelt may temporarily increase flows, but long-term changes can alter seasonal availability. Extreme rainfall may produce too much water at one time and too little water when crops require it. Therefore, Pakistan's crisis is not merely one of annual quantity. It is crisis of timing, storage, forecasting, distribution, and resilience. The 1960 treaty was fundamentally designed to divide rivers and regulate engineering uses. It was not designed as a comprehensive climate governance, groundwater, water quality, or basin ecology agreement. A future treaty dialogue may therefore require climate data sharing, ecological flows, and joint disaster management protocols without undermining Pakistan's existing allocations. पाकिस्तान्स इंटरनल वाटर गवर्नेंस क्राइसिस। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना ज़रूरी है।
पाकिस्तान को हर वाटर शॉर्टेज का रीजन सिर्फ इंडिया को नहीं बनाना चाहिए। इंडिया का अपस्ट्रीम प्रेशर रियल है, ट्रीटी क्राइसिस रियल है, वाटर वेपनाइजेशन का रिस्क भी रियल है। लेकिन अगर इंडिया ट्रीटी फुली कंप्लाई भी करे, फिर भी पाकिस्तान का इंटरनल वाटर क्राइसिस खत्म नहीं होता। यानी पाकिस्तान की प्रॉब्लम सिर्फ एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल भी है। पाकिस्तान एक वक्त में 3 चीजें फेस कर रहा है। नंबर 1, लोअर राइपेरियन वल्नरेबिलिटी, नंबर 2, वाटर स्कार्सिटी, एंड नंबर 3, वाटर मिसमैनेजमेंट। अब इस इंटरनल गवर्नेंस क्राइसिस के मेन कंपोनेंट्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। पाकिस्तान के पास मेजर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी एनुअल रिवर फ्लोज के कंपैरिजन में लिमिटेड है। सिंपल वर्ड्स में, जब फ्लड सीजन में पानी ज्यादा होता है, हम उसका सिग्निफिकेंट पोर्शन स्टोर नहीं कर पाते, और जब ड्राई सीजन में पानी की जरूरत होती है तब शॉर्टेज फेस करनी पड़ती है। पाकिस्तान के मेजर रिजर्वायर्स जैसे तरबेला, मंगला और चश्मा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनकी इफेक्टिव कैपेसिटी टाइम के साथ सेडिमेंटेशन की वजह से रिड्यूस होती जा रही है। सेडिमेंटेशन का मतलब है कि रिवर के साथ मिट्टी, सिल्ट और सेडिमेंट्स रिजर्वायर में जमा होते रहते हैं, जिससे डैम की स्टोरेज कैपेसिटी ग्रेजुअली कम होती जा रही है। इसका रिजल्ट ये होता है कि फ्लड वाटर वेस्ट होता है, ड्राई सीजन में शॉर्टेज होती है, हाइड्रो पावर जनरेशन अफेक्ट होती है और एग्रीकल्चर प्लानिंग अनसर्टेन हो जाती है। इसलिए पाकिस्तान के लिए स्टोरेज सिर्फ डैम डिबेट नहीं बल्कि वाटर सिक्योरिटी प्लानिंग का कोर इशू है। नंबर 2, इरिगेशन इनएफिशिएंसी। पाकिस्तान का इरिगेशन सिस्टम बहुत बड़ा है लेकिन एफिशिएंट नहीं है। हमारी कैनाल्स, डिस्ट्रीब्यूटरीज और वाटर कोर्सेज में मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। इनमें सीपेज होती है, मेंटेनेंस वीक है, वाटर मेजरमेंट प्रॉपर नहीं होती, इलीगल आउटलेट्स या अनऑथराइज्ड कट्स लग जाते हैं, इन्फ्लुएंशियल फार्मर्स ज्यादा पानी ले लेते हैं, टेल एंड फार्मर्स को पानी नहीं मिलता, रोटेशनल डिस्ट्रीब्यूशन वीक होती है। इसका मतलब ये है कि पानी केनाल से फार्म तक पहुंचते सिग्निफिकेंट क्वांटिटी लूज कर देता है। यहाँ गवर्नेंस का इशू भी है। अगर पानी की मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंट नहीं और मॉनिटरिंग वीक है, तो वाटर स्कैर्सिटी नेचुरली पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बन जाती है। पंजाब और सिंध के दरमियान डिस्ट्रस्ट बढ़ सकता है। हेड रीच और टेल रीच फार्मर्स के दरमियान टेंशन बढ़ती है। बिसाइड्स, स्मॉल फार्मर्स और इन्फ्लुएंशियल लैंडलॉर्ड्स के दरमियान इनइक्वालिटी भी बढ़ती है। सो वी कैन से दैट इरिगेशन इनएफिशिएंसी सिर्फ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम नहीं, ये गवर्नेंस फेलियर भी है। नंबर 3, अनसस्टेनेबल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। पाकिस्तान में ग्राउंड वाटर ने कैनाल शॉर्टेजेस का बफर कम किया है। जब कैनाल वाटर कम मिलता है, फार्मर्स ट्यूबवेल्स यूज करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक्सेसिव पंपिंग से ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जा रहा है। कई एरियाज में ग्राउंड वाटर लेवल फॉल कर रहा है, कई जगहों पर सैलिनिटी इंक्रीज हो रही है, वाटर क्वालिटी डिटीरियोरेट कर रही है और ट्यूबवेल पंपिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी या डीजल कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। यानी शॉर्ट टर्म सोल्यूशन एक लॉन्ग टर्म क्राइसिस में कन्वर्ट हो रहा है। ग्राउंड वाटर को हम इनविजिबल रिसोर्स समझकर यूज करते जा रहे हैं, लेकिन अगर रिचार्ज से ज्यादा एक्सट्रैक्शन हो तो एक्विफर डिप्लीट होता है। इसलिए पाकिस्तान को ग्राउंड वाटर रेगुलेशन, रिचार्ज जोन्स, वाटर अकाउंटिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। नंबर 4, डिस्टोर्टेड क्रॉप चॉइसेस। पाकिस्तान में कई दफा वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स ऐसे एरियाज में कल्टीवेट होती हैं जहां वाटर स्ट्रेस ऑलरेडी हाई होता है। फॉर एग्जांपल, राइस और शुगर केन जैसी क्रॉप्स बहुत ज्यादा पानी डिमांड करती हैं, लेकिन फार्मर्स इन क्रॉप्स को इसलिए ग्रो करते हैं क्योंकि इनमें मार्केट इंसेंटिव्स अवेलेबल होते हैं, प्रोक्योरमेंट सिस्टम सपोर्टिव होते हैं, मिल्स और मिडलमैन स्ट्रक्चर ऑलरेडी इन प्लेस है। फार्मर्स को अल्टरनेटिव प्रॉफिटेबल क्रॉप्स का एक्सेस नहीं होता। गवर्नमेंट पॉलिसी वाटर स्कैर्सिटी को प्राइस सिग्नल्स में रिफ्लेक्ट नहीं करती, इसलिए फार्मर को सिर्फ ब्लेम करना अनफेयर है। अगर स्टेट क्रॉप जोनिंग, मार्केट एक्सेस, स्पोर्ट प्राइस, रिसर्च सीड क्वालिटी और वैल्यू चेन्स इंप्रूव करेगी तो फार्मर नेचुरली वो क्रॉप ग्रो करेगा जो उसे फाइनेंशियली सिक्योर लगती है। पाकिस्तान को क्रॉप पैटर्न रिफॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन ग्रेजुअली और फार्मर फ्रेंडली तरीके से। नेक्स्ट इज वीक वाटर प्राइसिंग। पाकिस्तान में वाटर चार्जेस या आबियाना कई जगहों पर इतना लो है कि वो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी कवर नहीं करते। इसका रिजल्ट ये होता है कि कैनाल मेंटेनेंस वीक रहती है, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डिटीरियोरेट होता रहता है, वाटर वेस्टेज का इंसेंटिव रहता है और सिस्टम फाइनेंशियली सस्टेनेबल नहीं बनता। वाटर प्राइसिंग रिफॉर्म का मतलब ये नहीं कि स्मॉल फार्मर्स पर सडन हैवी बर्डन डाल दिया जाए। रिफॉर्म का प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि लार्ज एंड कमर्शियल यूजर्स को रैशनल प्राइसिंग, स्मॉल फार्मर्स को प्रोटेक्शन, एफिशिएंट इरिगेशन अडॉप्ट करने वालों को इंसेंटिव्स, वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज के लिए सब्सिडी या क्रेडिट, ट्रांसपेरेंट यूज ऑफ कलेक्टेड चार्जेस,
for canal maintenance. Yani, pricing reform should be equitable, gradual, and pro-small farmer. The next issue is fragmented institutions. पाकिस्तान का वाटर गवर्नेंस सिस्टम फ्रेगमेंटेड है. मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं, जैसा कि फेडरल मिनिस्ट्रीज, वापडा, इरसा, प्रोविंशियल इरिगेशन डिपार्टमेंट्स, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एनवायरमेंटल एजेंसीज, local authorities, district administration and disaster management institutions. प्रॉब्लम ये है कि इन इंस्टीट्यूशंस के दरमियान कोऑर्डिनेशन वीक रहती है. फेडरल लेवल पर पॉलिसी बन जाती है, प्रोविंशियल लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन वीक होती है. इरिगेशन डिपार्टमेंट पानी देखता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्रॉप पैटर्न्स देखता है, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट क्लाइमेट इम्पैक्ट देखता है, लेकिन इंटीग्रेटेड प्लानिंग वीक होती है. डेटा शेयरिंग ट्रांसपेरेंट नहीं होती, रियल टाइम मॉनिटरिंग लिमिटेड होती है, और पॉलिटिकल मिसट्रस्ट पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है. इसलिए पाकिस्तान का इंटरनल वाटर क्राइसिस सिर्फ पानी की कमी नहीं, ये इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन क्राइसिस भी है. सो कंक्लूडिंग दिस सेक्शन, इंडिया का प्रेशर रियल है, लेकिन पाकिस्तान की रिजिलियंस इंटरनल गवर्नेंस से आएगी. अगर पाकिस्तान की कैनाल्स इनएफिशिएंट हैं, ग्राउंड वाटर अनरेगुलेटेड है, क्रॉप चॉइसेस डिस्टोर्टेड हैं, स्टोरेज लिमिटेड है और इंस्टीट्यूशंस फ्रेगमेंटेड हैं, तो ट्रीटी प्रोटेक्शन भी इनकम्प्लीट रहेगी. अब सवाल ये है, पाकिस्तान रियलिस्टिकली क्या कर सकता है? पाकिस्तान को बेसिकली मल्टी डायमेंशनल नेशनल स्ट्रेटजी चाहिए, जिसमें लॉ, डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, एग्रीकल्चर और क्लाइमेट अडेप्टेशन सब इंक्लूडेड हों. फर्स्ट ऑफ ऑल, पाकिस्तान को लीगल रिकॉर्ड सिस्टमैटिकली प्रिजर्व करना होगा. पाकिस्तान को कॉन्टीन्यूसली डॉक्यूमेंट करना चाहिए रिवर फ्लोज, सीजनल वेरिएशंस, प्रोजेक्ट डिज़ाइंस, रिजर्वायर ऑपरेशंस, इंडिया की नोटिफिकेशन फेलियर्स, ट्रीटी कॉरेस्पॉन्डेंस, इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट्स, डेटा गैप्स एंड डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट्स. अगर पाकिस्तान कल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन या किसी डिप्लोमेटिक फोरम पर केस प्रेजेंट करे, तो उसके पास टेक्निकली क्रेडिबल एविडेंस होना चाहिए. यानी कि पाकिस्तान की अप्रोच होनी चाहिए एविडेंस फर्स्ट, रेटरिक लेटर. देन सेकेंडली, पाकिस्तान को ट्रीटी के इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स अबेंडन नहीं करने चाहिए. इवन इफ इंडिया डिस्प्यूट्स, पाकिस्तान को अवेलेबल मैकेनिज्म्स यूज करते रहना चाहिए, लाइक परमानेंट इंडस कमीशन, न्यूट्रल एक्सपर्ट प्रोसीडिंग्स, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ट्रीटी बेस्ड इंस्पेक्शंस, डेटा रिक्वेस्ट्स एंड फॉर्मल कम्युनिकेशंस. अगर पाकिस्तान मैकेनिज्म्स यूज करता रहेगा तो लीगल कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहेगी. एंड दिस विल शो कि पाकिस्तान ट्रीटी को रिस्पेक्ट कर रहा है और पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स को परस्यू कर रहा है. देन नेक्स्ट पॉइंट शुड बी बिल्ड अ परमानेंट वाटर लॉ टीम. पाकिस्तान को हर क्राइसिस के बाद टेम्पररी लीगल टीम असेंबल करने के बजाय एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिट बनाना चाहिए. इसमें इंटरनेशनल वाटर लॉयर्स, हाइड्रोलॉजिस्ट, डैम इंजीनियर्स, सैटेलाइट इमेजरी स्पेशलिस्ट्स, क्लाइमेट साइंटिस्ट्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट्स, डिप्लोमैट्स और ट्रीटी निगोशिएटर्स को ऐड होना चाहिए. ये यूनिट सिर्फ लिटिगेशन के लिए नहीं, कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग और पॉलिसी एडवाइस के लिए भी काम करे. वाटर डिप्लोमेसी बेसिकली बहुत ही स्पेशलाइज्ड फील्ड है, इसलिए इसको जनरल ब्यूरोक्रेसी के रूटीन फाइल वर्क पर नहीं छोड़ा जा सकता. पॉइंट नंबर 4, सैटेलाइट एंड रिमोट मॉनिटरिंग. पाकिस्तान को अपस्ट्रीम डाटा के लिए सिर्फ इंडिया पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए. पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा. इसमें इंक्लूडेड है सैटेलाइट इमेजरी, रिमोट सेंसिंग, स्नो कवर डाटा, ग्लेशियर मॉनिटरिंग, रिजर्वायर लेवल एस्टिमेट्स, रिवर गेज नेटवर्क्स, GIS मैपिंग एंड प्रिडिक्टिव हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग. इससे पाकिस्तान को टाइमली आइडिया हो सकता है कि अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स में क्या हो रहा है. टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान अपनी इंफॉर्मेशनल वल्नरेबिलिटी रिड्यूस कर सकता है. नंबर 5, कैलिब्रेटेड डिप्लोमेसी. पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स पर इशू रेज करना चाहिए, लेकिन कैलिब्रेटेड टोन के साथ. मैसेज ये होना चाहिए कि इंडस वाटर्स ट्रीटी की सैंक्टिटी प्रोटेक्टेड रहे, वाटर कोअर्जन सिविलियन फूड सिक्योरिटी को थ्रेटन करता है, रीजनल स्टेबिलिटी प्रिडिक्टेबल रिवर गवर्नेंस पर डिपेंड करती है, और पाकिस्तान इम्प्लीमेंटेशन चाहता है, एस्केलेशन नहीं. पॉइंट नंबर 6, स्टोरेज एंड रिचार्ज. पाकिस्तान को बैलेंस्ड स्टोरेज पॉलिसी चाहिए. स्टोरेज का मतलब सिर्फ मेगा डैम्स नहीं, स्टोरेज स्ट्रैटेजी मल्टी लेयर्ड होनी चाहिए. मेजर रिजर्वायर्स वेयर फिजिबल, मीडियम एंड स्मॉल डैम्स, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, वेटलैंड रेस्टोरेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फ्लड वाटर मैनेजमेंट एंड लोकल वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स. स्टोरेज डिबेट पाकिस्तान में पॉलिटिकली सेंसिटिव है, स्पेशली प्रोविंशियल कंसर्न्स की वजह से. इसलिए स्टोरेज पॉलिसी साइंस, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी एंड प्रोविंशियल कंसेंसस पर बेस्ड होनी चाहिए. पॉइंट नंबर 7, इरिगेशन मॉडर्नाइजेशन. पाकिस्तान को इरिगेशन सिस्टम मॉडर्नाइज करना होगा.
Priority reforms should be canal rehabilitation, telemetry and flow measurement, watercourse lining where justified, laser land leveling, drip and sprinkler irrigation systems, rotational distribution enforcement, tail and farmer protection and real time monitoring. बेसिकली यहाँ ऑब्जेक्टिव ये है कि जो पानी अवेलेबल है उसे एफिशिएंटली यूज किया जाए. पॉइंट नंबर 8, रिफॉर्म क्रॉप इंसेंटिव्स. पाकिस्तान को क्रॉप पॉलिसी वाटर अवेलेबिलिटी के साथ अलाइन करनी होगी. वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को अनसूटेबल वाटर स्ट्रेस जोन्स में ग्रेजुअली डिस्करेज करना होगा. लेकिन फार्मर्स को सिंपली ये कह देना कि क्रॉप चेंज कर लो, इट्स नॉट प्रैक्टिकल. फार्मर्स को चाहिए प्रॉफिटेबल अल्टरनेटिव्स, मार्केट एक्सेस, कोल्ड चेन्स, storage facilities, better seeds, agri extension services, credit and price certainty. इसलिए क्रॉप रिफॉर्म तभी सक्सेसफुल होगी जब फार्मर के लिए अल्टरनेटिव्स इकोनॉमिकली वायबल होंगे. नंबर 9, स्ट्रेंथन फेडरल ट्रस्ट. पाकिस्तान के अंदर प्रोविंशियल ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. इरसा की टेक्निकल क्रेडिबिलिटी स्ट्रेंथन करनी होगी. रियल टाइम फ्लो डाटा पब्लिकली एक्सेसिबल होना चाहिए. पंजाब, सिंध, केपी एंड बलूचिस्तान के वाटर डिस्प्यूट्स वेरीफाइड डाटा के थ्रू रिजॉल्व होने चाहिए, पॉलिटिकल एक्यूजेशंस के थ्रू नहीं. अगर इंटरनल ट्रस्ट वीक हो तो एक्सटर्नल प्रेशर और भी डेंजरस हो जाता है. पॉइंट नंबर 10, डेवलप कंटिंजेंसी प्लान्स. पाकिस्तान को टेम्पररी फ्लो डिस्ट्रप्शन, डाटा डिस्ट्रप्शन या ड्रॉट कंडीशंस के लिए कंटिंजेंसी प्लान्स बनाने होंगे. फॉर एग्जांपल, स्ट्रेटेजिक रिजर्वायर ऑपरेशन प्लान्स, ड्रॉट प्रायोरिटी लिस्ट्स, ड्रिंकिंग वाटर प्रोटेक्शन, क्रॉप एडवाइजरीज, emergency groundwater regulation, hydropower contingency planning and provincial emergency coordination. Water security का मतलब है क्राइसिस के वक्त पानी नहीं, preparedness. So basically Pakistan's water strategy must combine legal defense, diplomatic restraint, technological monitoring and domestic governance reforms. Now finally, अब इस whole crisis को हम critically evaluate करते हैं. Indus Waters Treaty ना completely safe है, ना completely dead. पाकिस्तान के पास स्ट्रॉन्ग लीगल केस है. वाई? फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रीटी में यूनिलैटरल अबेयंस की एक्सप्रेस प्रोविजन अवेलेबल ही नहीं. सेकेंडली, ट्रीटी टर्मिनेशन जनरली बायलैटरल कंसेंट ट्रीटी बेस्ड प्रोसेस रिक्वायर करती है. थर्डली, डिस्प्यूट सेटलमेंट इंस्टीट्यूशंस ने प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू रखी हुई हैं. फोर्थली, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने अपनी कॉम्पिटेंस रीअफर्म की है. एंड नंबर 5, इंटरनेशनल लॉ का प्रिंसिपल पैक्टा सुंड सर्वेंडा कहता है कि एग्रीमेंट्स मस्ट बी केप्ट. लेकिन पाकिस्तान प्रैक्टिकली वल्नरेबल भी है. वाई? बिकॉज पाकिस्तान इज डाउनस्ट्रीम स्टेट. इंडिया अपस्ट्रीम ज्योग्राफी कंट्रोल करता है. पाकिस्तान की स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड है. पाकिस्तान का एग्रीकल्चर हाईली वाटर डिपेंडेंट है. इरिगेशन सिस्टम इनएफिशिएंट है. ग्राउंड वाटर स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है. फेडरल प्रोविंशियल ट्रस्ट वीक है. क्लाइमेट चेंज फ्लोज को अनप्रिडिक्टेबल बना रहा है. इंटरनेशनल लॉ का ऑटोमेटिक इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म वीक है. इंडिया के पास मटेरियल और ज्योग्राफिकल लेवरेज है, लेकिन इंडिया की भी लिमिटेशंस हैं. इंडिया इमीडिएटली वेस्टर्न रिवर्स का कंप्लीट फ्लो डाइवर्ट नहीं कर सकता. लार्ज स्केल डाइवर्जन टेक्निकली, फाइनेंशियली एंड पॉलिटिकली कॉम्प्लेक्स है. ओपन वायलेशन इंडिया की इंटरनेशनल रेपुटेशन डैमेज कर सकती है. इंडिया अपने आप को रूल्स बेस्ड राइजिंग पावर के तौर पर प्रेजेंट करता है. ट्रीटी वायलेशन इस इमेज को वीकन करेगा. अगर इंडिया अपस्ट्रीम कोअर्जन का प्रेसिडेंट सेट करता है तो फ्यूचर में चाइना एंड इंडिया वाटर रिलेशंस में इंडिया खुद वल्नरेबल आर्ग्यूमेंट्स फेस कर सकता है. सो नीदर साइड हैज अ कॉस्ट फ्री विक्ट्री. ये क्राइसिस एक इम्पॉर्टेंट IR प्रिंसिपल को शो करता है, विच इज पावर में शेप बिहेवियर बट इंस्टीट्यूशंस शेप लेजिटिमेसी एंड लॉन्ग टर्म कॉस्ट्स. पाकिस्तान के लिए अल्टीमेट लेसन ये है कि पाकिस्तान ट्रीटी को डिफेंड जरूर करे, लेकिन ट्रीटी के नाल सिस्टम को रिपेयर नहीं करेगी. ट्रीटी ग्राउंड वाटर रेगुलेट नहीं करेगी. ट्रीटी स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज नहीं करेगी और ना ही ट्रीटी क्रॉप इंसेंटिव्स रिफॉर्म करेगी. इसलिए पाकिस्तान को एक्सटर्नल लीगल केस और इंटरनल रिफॉर्म्स दोनों साइमल्टेनियसली करने पड़ेंगे. दैट्स इट फॉर टुडे. इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू.